हर कोई अपने करियर की शुरुआत इस उम्मीद के साथ करता है कि आज नहीं तो कल उसे सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो सफल हो पाते हैं, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच पाते हैं। क्या आप जानते हैं इसके पीछे के रीजंस क्या है? चलिए आइए, आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे रीजंस जिनकी मदद से हम लोग असफल होने से बच सकते हैं और पहले ही तैयारी कर सकते हैं सफल होने का। क्योंकि जो लोग पास्ट में गलतियां करें उनसे सीखना बहुत बड़ी अक्लमंदी है। तो चलिए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन करके मैं आपको हर रीज़न को समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ स्टोरीज़ की मदद से। पूरी वीडियो को पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। आज की वीडियो का कंटेंट मैंने दुनिया की बेस्ट 3 बुक्स में से लिया है, थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड एंड पुअर डैड और यू कैन विन बुक। ये तीनों बुक्स ऐसी है जो दुनिया की बेस्ट बुक्स में से एक है। तो चलिए आइए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। रीज़न नंबर 1, लक्ष्य का ना होना या गोल का ना होना। मतलब वह इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता है जिसकी लाइफ में कोई गोल ना हो। इसलिए यहाँ पर एक सिंपल सा रूल अप्लाई होता है, नो गोल नो सक्सेस। अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने लाइफ में गोल बनाना पड़ेगा और उस गोल को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट से मैं मिलता हूँ, कई बार सेमिनार में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर हमें कहते हैं कि सर हम अपने लाइफ में गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं। तो मैं उससे पूछता हूँ गवर्नमेंट जॉब में किस वर्क में आप जाना चाहते हो? तो बोलता है नहीं सर वर्क का तो पता नहीं, बस मैं गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ उसको कि टीचिंग में जाना चाहते हो या पुलिस बनना चाहते हो आप, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, या आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो। बोलता नहीं सर ये सब तो नहीं पता हमको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। तो मैं समझ जाता हूँ कि इसका गोल जो है वो क्लियर बिल्कुल भी नहीं है। बस वो अपने पढ़ाई कर रहा है और उसको कुछ भी मिलेगा वो हासिल कर लेगा, ले लेगा और पूरी ज़िंदगी अपना लगाकर वो खुश रहेगा। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि सफलता कहाँ से मिलेगी। ऐसे में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ से भी मिला हूँ और सेमिनार में कई बार एम्प्लॉयज़ से हमारी मुलाकात होती है और कई बार इंटरव्यू लेते समय भी मैंने एम्प्लॉयज़ के माइंडसेट और उसके जवाब देने के तरीके से इस बात को समझा कि वो लाइफ में अपना प्रॉपर गोल नहीं बना पाते हैं। अगर 25,000 की सैलरी में वो काम स्टार्ट करते हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल पर ही, तो उसका कोई 5 ईयर्स या 10 ईयर्स प्लान नहीं होता है। बस वो वेट करता है कि किसी दूसरी कंपनी से कॉल आ जाए उसके पास में 30,000 का, मतलब 5,000 हाइक मिल जाए उसको, तो वो एक पहली कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चला जाता है। तो अब मैं समझ जाता हूँ कि इसकी लाइफ में कोई गोल नहीं है। इसी बात को थिंक एंड ग्रो रिच बुक में नेपोलियन हिल सर बोलते हैं कि 98% लोग ऐसे होते हैं जिनके लाइफ में कोई गोल ही नहीं होता है। उससे आप पूछोगे कि आपको लाइफ में क्या करना है तो बता देगा आपको कि मुझे बहुत अमीर बनना है, मेरे को घर खरीदना है बड़ा सा, मेरे को गाड़ियाँ खरीदनी है, मेरे को बहुत फेमस होना है, आइडेंटिटी बनानी है अपनी। लेकिन आप जब उससे पूछोगे कैसे, तो इस कैसे का जवाब उसके पास में बिल्कुल नहीं होता है। और अगर आप उससे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि ठीक है आप अपने गोल को एक बार डिफाइन कर दीजिए, गोल को पूरा करने के लिए, गोल को पाने के लिए आप कौन कौन सा स्टेप्स लेंगे, तो उनके पास में उस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इससे यह पता चलता है कि 98% जो लोग होते हैं वो बिना गोल का जीवन अपना जीते हैं, और जिनके जीवन में गोल नहीं है तो उनके जीवन में कोई भी सफलता की उम्मीद किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर रूल क्या अप्लाई होता है? नो गोल नो सक्सेस। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो गोल बनाइए और उस गोल को डिफाइन कीजिए। आपके गोल लाइफ लॉन्ग गोल हो सकते हैं, आपके 5 ईयर के गोल हो सकते हैं, आपके 1 ईयर के गोल हो सकते हैं, आपके गोल्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। आप उन गोल्स को लिखिए और फिर आगे जो स्टेप बताऊंगा उसको आप फॉलो करते चले जाइए। मैंने जो चैनल है इसलिए तो बनाया है कि दुनिया की जो बेस्ट बुक्स है उसको पढूं और आपको आसान तरीके से समझाऊं और ख़ुद भी फॉलो करूं और आपको भी मोटिवेट करूं फॉलो करने के लिए। तो अपना गोल बनाइए और गोल के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। आप देखेंगे सक्सेसफुल होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। जो लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते हैं वो अपने लाइफ में गोल नहीं बनाते हैं। वो काम तो करते हैं लेकिन किस पर्पज़ के लिए काम कर रहे हैं उसका जो पर्पज़ होता है, जो गोल होता है उसका वो क्लियर नहीं होता है। इसलिए वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचकर कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते हैं। हमको और आपको कुछ ना कुछ तो बड़ा करना है ना, तभी तो आप चैनल पे आके वीडियो अटेंड कर रहे हो और मैं बुक को बहुत ही गहराई से पढ़कर
और अपने एक्सपीरियंस को उसमें शामिल कर कर आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोगों को लाइफ में आगे बढ़ना है। तो चलिए आइए आज गोल बनाते हैं। कमेंट करके आप मुझे अपना गोल बताइए कि 1 साल में आप क्या हासिल करना चाहते हैं। मैंने अपना गोल बना लिया है कि कम से कम 5 लाख लोगों का परिवार हम बनाना चाहते हैं 1 साल के अंदर। चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए और आप भी अपना गोल कमेंट करके हमें बताइए। तो ये मैंने आपको एक मेन रीजन बताया असफल होने का। रीजन नंबर 2, लाइफ में मेंटोर का ना होना, मतलब लाइफ में मार्गदर्शक का ना होना। मार्गदर्शक कौन होता है इसको जरा समझिएगा ध्यान से। मार्गदर्शक का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो उस सफर को तय कर चुका है जिस सफर में हम निकलना चाहते हैं या जिस सफर में हम जाना चाहते हैं। बात समझिएगा जरा ध्यान से आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, उसको जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। मान ले मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, तो मेरा मार्गदर्शक कौन हो सकता है? एक सफल बिजनेसमैन जिन्होंने कभी बिजनेस किया हो या बिजनेस कर रहा हो या जो बिजनेस अभी स्टार्ट कर दिया है लेकिन सफलता उसे नहीं मिली लेकिन वो फिर भी बिजनेस को कर रहा है। ठीक है, वह मेरा मार्गदर्शक हो सकता है। अगर मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो हमारा मार्गदर्शक कौन हो सकता है? एक सफल आईएएस ऑफिसर या फिर जिन्होंने आईएएस ऑफिसर की तैयारी बहुत बार की है लेकिन किसी कारणवश उसे सफलता नहीं मिली तो वो भी हमारा मार्गदर्शक हो सकता है। ठीक है, वैसे ही अगर हमको एक बढ़िया डॉक्टर बनना है तो हमारा मार्गदर्शक एक बढ़िया डॉक्टर हो सकता है। लॉयर बढ़िया बनना तो हमारा मार्गदर्शक एक सफल लॉयर हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं? मार्गदर्शक चुनाव करने की जगह एडवाइजर को चुन लेते हैं। एडवाइजर का मतलब क्या होता है कि रॉन्ग पर्सन से हम एडवाइस ले लेते हैं। जैसे मुझे बिजनेस करना है तो मैं अपने चाचा जी के पास गया जो कि नौकरी करता है, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट है। अब मैंने उनसे बोला कि बिजनेस कैसे करना है, तो वो मुझे बिजनेस का ज्ञान दे दिया। मैं उनके ज्ञान को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया बिना सोचे समझे हुए कि क्या मेरे चाचा ने कभी बिजनेस किया है। उनको बिजनेस का बी भी नहीं पता, लेकिन वो हमको ज्ञान दे दिया और हमने उनके ज्ञान को फॉलो कर दिया, तो डेफिनेटली हमें असफलता मिलेगी। लाइफ में मेंटर नहीं होगा ना जिसका पक्का असफल होगा, 100% असफल होगा, 1000% असफल होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा मेंटर कौन होता है? वह इंसान जो उस सफर को तय कर चुका है या उस सफर पर चल रहा है, जिस सफर पर हम जाना चाहते हैं, वो हमारा मेंटर हो सकता है। अब मेंटर बनेगा कैसे? देखिए, बहुत सारे मेंटर आपको जीवित भी मिल सकते हैं, अपने आसपास मोहल्ले में, शहर में आप देखिए। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे मेंटोर भी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी किताबें पढ़कर हम लोगों को बातें समझ में आती है। ठीक है, तो आई होप की बात समझ में आ रही होगी मेंटोर का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लाइफ में। जो लोग असफल होते हैं ना, उसके लाइफ में मेंटोर नहीं होता है। अब देखिए, जिसके लाइफ में मेंटोर नहीं होता तो उसे कितनी दिक्कतें आती हैं, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले उसका टाइम बहुत खराब होता है। मान लो वो एक सफर पे निकलता है, मान लेते हैं एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है। अब वो बिजनेस में बहुत सारी गलतियां कर देगा, फिर उन गलतियों को सुधारेगा, फिर वो वापस उसको फिर से करेगा, तो सोचिए उसका टाइम, उसकी एनर्जी, उसका पैसा कितना बर्बाद होगा। अगर वहीं उसको एक मेंटोर मिल गया जिसने कभी बिजनेस को किया है, तो बता देगा बेटा ऐसा करेगा तो तुझे लॉस हो जाएगा, तो आप देखो उस लॉस को होने से बचा सकते हो। मेंटोर का लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए मेंटोर लाइफ में होना चाहिए। आपके बिजनेस मेंटोर, आपके स्पिरिचुअल मेंटोर होना ही चाहिए लाइफ में। ठीक है, किसी भी सेक्टर में आप जा रहे हो, बिना मेंटोर के आप बिल्कुल मूव मत कीजिए, वरना आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका पैसा, आपका जोश और जुनून सब कुछ खराब होगा। और जो काम, जो सफलता आप 1 साल में हासिल कर सकते थे, उस सफलता को हासिल करने में 20-20 साल लग जाते हैं बिना मेंटोर का। जब व्यक्ति चलता है तो हमारे पास में बिल्कुल इतना समय नहीं है कि हम गलती करेंगे, फिर उसको सुधारेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक जो हमारा कॉम्पिटिटर है ना, जो मेंटोर के साथ चल रहा है, वो हमसे बहुत आगे निकल चुका होगा और हम वहीं के वहीं रह लेंगे अपनी गलतियों को सुधारते हुए। तो जो लोग असफल होते हैं उनके लाइफ में मेंटोर बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपका मेंटोर कौन है। और हाँ, एक बात को याद रख लीजिएगा, आप यूट्यूब में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप जोश में आके मेंटोर ना बना लीजिएगा। जो बिजनेस कर रहे हैं, जो आपसे बात करते हैं, जो आपको समझते हैं, आपको सोल्यूशन देते हैं, ऐसे लोग ही आपके मेंटोर बन सकते हैं। यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मोटिवेट आपको करके जा रहे हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकर
एडवाइजर और मेंटोर, इनमें बहुत अंतर होता है। इसलिए मेंटोर मतलब वह इंसान जो या तो सफल हो चुके हैं या सफलता की तरफ वो बढ़ रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, जब लोग सफल होते हैं या सफलता की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। अगर उनको हमने अपना मेंटोर बना लिया तो बहुत सारी गलतियों को हम करने से बच जाएंगे। हमारा बहुत पैसा, बहुत टाइम और बहुत एनर्जी बच सकती है। रीज़न नंबर 3, रिस्क नहीं लेना। मतलब वह इंसान जो असफल होते हैं कभी भी लाइफ में रिस्क नहीं लेते हैं। रिस्क का ना लेना उनके असफलता के मेन कारणों में से एक होता है। आप खुद ही सोच लीजिए कि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तो आप लाइफ में सीखोगे कैसे? जब तक आप गिरोगे नहीं एक आध बार तो चलना कैसे सीखोगे, दौड़ना कैसे सीखोगे? अरे भैया, हम जो साइकिल चलाते हैं तो वहाँ पर भी हम तो रिस्क लेते हैं ना। बाइक चलाते हैं वहाँ पर भी रिस्क है, कार चलाते हैं वहाँ पर भी रिस्क है, हर जगह रिस्क ही रिस्क है। कम से कम हम लोग को सीखना तो पड़ेगा ना कि रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं। लेकिन जो फेलियर लोग होते हैं वो रिस्क को मैनेज नहीं करते हैं, वो रिस्क लेते ही नहीं है। वो मैनेज करना नहीं सीखते हैं, रिस्क लेते ही नहीं है, वो बचकर निकल जाते हैं, जिस वजह से लाइफ में उसको असफलता का सामना करना पड़ता है। रिस्क का ना लेना असफलता के मेन कारणों में से एक होता है। कुछ लोग तो इसको जुआ से तुलना कर देते हैं कि रिस्क का मतलब जुआ होता है। अरे भैया, रिस्क का मतलब जुआ नहीं होता है। जुआ का मतलब होता है कि वे ऐसा काम जो बिना कैलकुलेशन के आप करते हो उसको आप जुआ कह सकते हो। लेकिन जब कैलकुलेशन के किसी काम को आप करते हो तो उसको आप कैलकुलेटेड रिस्क के कैटेगरी में रख सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको गाड़ी चलानी आती है और आप हाईवे में गाड़ी चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको संभल कर चलाना है। आप गाड़ी को चलाना जानते हो, लेकिन एक व्यक्ति जिसको गाड़ी चलाने आती नहीं है और वो हाईवे में पहुंच गया, गाड़ी वहां चला रहा, तो एक्सीडेंट के चांसेस उसके क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक इसी तरीके से बिजनेस के क्षेत्र में भी है, ठीक इसी तरीके से शेयर्स मार्केट के क्षेत्र में भी है, हर जगह है। अगर आप कैलकुलेशन के साथ किसी भी काम को करते हो तो वहां पर रिस्क जो होता है बहुत कम हो जाता है। लेकिन विदाउट कैलकुलेशन अगर आप किसी काम को करते हो तो डेफिनेटली वहां पर जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रिस्क से भागना अक्लमंदी नहीं है। रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं उसके लिए लर्निंग करना बहुत बड़ी बात होती है, जो फेलियर लोग नहीं करते हैं। एक मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहूँगा, बड़ी प्यारी स्टोरी है। एक बार एक व्यक्ति एक किसान से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या इस साल आपने गेहूं की खेती की? तो किसान उसको जवाब देता है, नहीं, मैंने गेहूं की खेती नहीं की क्योंकि मुझे डर था कि क्या पता इस बार बारिश ना हो। फिर वो व्यक्ति किसान से पूछता है, क्या आपने इस बार मक्के की खेती की? तो किसान बोलता है, नहीं, मैंने मक्के की खेती भी नहीं की क्योंकि डर था कि क्या पता मक्के को कीड़े मकोड़े खा जाए। फिर वो व्यक्ति पूछता है, तो फिर इस साल आपने क्या बोया और क्या काटा? तो जो किसान था वो कहता है कि मैंने इस साल ना तो कुछ बोया और ना तो कुछ काटा, इसलिए मैं सुरक्षित हूँ। आप खुद ही सोच लीजिए इस बात को, क्या वो किसान खेती नहीं करके कोई अच्छा काम किया? बिल्कुल भी नहीं किया। रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। अब उनको डर था कि कीड़े मकोड़े उनके मक्के को खा जाएंगे, नहीं खाएगा। बहुत सारे कीटनाशक दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल है, आप छिड़काव करके कर सकते थे। तो ऐसे ही हम लोगों को देखने को मिलता है बहुत सारे फेलियर लोगों के माइंडसेट को, जो कभी रिस्क ही नहीं लेता। 20,000 रुपये महीने की नौकरी अगर एक कंपनी में उसकी लग गई तो उसी कंपनी में अपना 15 साल लगा देगा, ना तो रिस्क लेगा कि आगे बढ़ने का और ना थोड़ा हाथ पैर चलाएगा, कुछ नहीं करेगा, भाई बैठ गया था पक्के। अब एक आदमी दुकान खोल लिया, अब भाई दुकान में पूंजी लगानी है तो वो रिस्क ही नहीं लेना चाहेगा, बोलेगा यार पूंजी तो लगा दूँ और ग्राहक नहीं आएगा तो क्या होगा। ठीक इसी तरीके से एक आदमी को आप बड़े लेवल पे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बोलोगे, नहीं जी हमसे तो नहीं होने वाला, हम छोटे लेवल पर ही ठीक है, क्या पता उसमें ना हो और मेरा एज भी ख़त्म हो जाए। अरे भैया, रिस्क नहीं लोगे तो फेलियर का सामना तो करना पड़ेगा। इसलिए रिस्क को फेलियर के मेन रीज़न में से एक माना जाता है। तो
तो हमको और आपको यहाँ पर यह बात समझ में आनी चाहिए कि हम लोगों को लाइफ में रिस्क जरूर लेना है कैलकुलेशन के साथ। शुरुआत में हम लोगों को भैया पड़ेगा, धड़ाम से पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। बिजनेस स्टार्ट करोगे तो एक बिजनेस फेल होगा, इसको माइंड में अभी आप सेव कर लो। इन्वेस्टमेंट करोगे तो कुछ ना कुछ आपका अमाउंट जो है बेकार होगा, अमाउंट आपका बर्न होगा, लेकिन सीखोगे बहुत कुछ, ठीक है। इसलिए लाइफ में रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है। रिस्क लीजिए और धक्का खाइए और सीखिए। थोड़ा थोड़ा रिस्क लीजिए, थोड़ा थोड़ा रिस्क लीजिए, छोटे छोटे रिस्क लीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए और फिर उससे सीखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं रीज़न नंबर 4। ज़्यादा इमोशनल होना, मतलब वह लोग कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। अब इमोशनल होने का मतलब क्या होता है? बात बात में गुस्सा हो जाना, बात बात में नाराज़ हो जाना, तुनक मिजाजी वाला एटीट्यूड होना, बॉस ने अगर डांट दिया तो मुंह फुला के कोने में बैठ जाना, काम ढंग से नहीं करना, बॉस की बुराई स्टार्ट कर देना। तो ये एटीट्यूड बहुत ही खतरनाक होता है। इमोशनल एटीट्यूड वाला इंसान ना तो पर्सनल लाइफ में और ना प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों ही जगह पे वो फेलियर है। पर्सनल लाइफ में भी उसको कोई पसंद नहीं करेगा। कोई ऐसा इंसान को कभी पसंद थोड़ी ना करेगा जो बात बात में नाराज़ हो जाना, तुनक मिजाजी हो जाना, चिल्लाकर बात कर लेना, बात बात में गुस्सा हो जाना, मुंह फुलाकर कोने में बैठ जाना। तो ऐसे लोगों को कौन पसंद करेगा? ठीक प्रोफेशनल लेवल पर भी ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। 10 लोग आपस में काम कर रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया, 2 मिनट में उसको बुरा लग गया, तो ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता है। अगर बॉस ने कभी डांट दिया कस के तो रेजिग्नेशन लेटर साइन किया, अब भैया मैं कल से ड्यूटी नहीं आऊँगा। अगर काम कर रहा है और किसी ने उस काम करते समय उसको कुछ बोल दिया तो काम छोड़ के भाग जाएगा। ऐसे इमोशनल लोग कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं, ना तो पर्सनल लाइफ में ना ही प्रोफेशनल लाइफ में। ना तो पैसे बना पाएगा, ना नेटवर्क बना पाएगा और ना लीडरशिप स्किल बिल्ड कर पाएगा अपना। इसलिए इमोशनल एटीट्यूड का होना बहुत ही खतरनाक होता है करियर के लिए। तो देखिएगा बहुत सारे जो अनसक्सेसफुल लोग आपको मिलेंगे, बड़े इमोशनल टाइप का होता है और 2 मिनट में गुस्सा हो जाएगा, 2 मिनट में बुरा मान जाएगा, 2 मिनट में लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाएगा। पेशेंस बहुत कम होता है उनमें। तो ये असफलता के मेन कारणों में से एक है। अब समझिए रीजन नंबर 5, गरीबी या पूंजी की कमी। मतलब क्या होता है इसका? देखिए कोई भी इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है या कोई भी करियर स्टार्ट करता है जिसमें पूंजी इन्वॉल्व है, तो एक ना एक बार फेल होने के बाद उसको वापस पूंजी की जरूरत पड़ती है। अब देखिए मिडिल क्लास लोग अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है या करियर की शुरुआत करता है जहां पर पूंजी इन्वॉल्व है, तो फेल होने के बाद खड़े होने के लिए उसको वापस पूंजी की जरूरत पड़ती है और उस समय उसको पूंजी जब नहीं मिलता है तो जल्दी खड़े नहीं हो पाता है। एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वो खड़े नहीं हो पाता है, क्योंकि जब इंसान फेल होता है तो उसका साथ सब छोड़ देता है, सब छोड़ देता है, कोई साथ नहीं देता। बैंक तो आपका साथ बिल्कुल नहीं देगा। बैंक आपका साथ तब देगा जब आप खड़े हो, आप चल रहे हो, आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, तब बैंक बोलेगा आपको हमसे पैसा ले लो। जब आप डूब चुके हो, वापस खड़े होने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आएगा। तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे या पर्सनल लेवल पर जब आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो डेफिनेटली फेल हो गई होगी। तो असफलता का मेन रीजन में से एक यह भी है कि पूंजी का ना होना सही समय पर। एक बार जब व्यक्ति फेल हो जाता है, उस समय अगर उसको पूंजी ना मिले तो वो धड़ाम से गिरता है, फिर वो जल्दी खड़े नहीं हो पाता है। अपने दम पे कितना खड़ा हो लेगा, सपोर्ट चाहिए उसको। अब वो थोड़ा थोड़ा करके खड़े हो रहा, पीछे से उसका कंपटीशन आया, बहुत तेजी से आगे निकल गया, तो वो धड़ाम से फेल होगा और वो असफल हो जाएगा। इसलिए पूंजी का ना होना असफलता के मेन रीजंस में से एक है। इसकी वजह से बहुत सारा जो दिमाग है वो मरता जा रहा है, बहुत सारा माइंड बर्बाद हो रहा है, क्योंकि पूंजी है नहीं। वो फेलियर होता, फेलियर होकर फिर बैठ जाता है, क्या करेगा, कैसे खड़े होगा? सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है। सपोर्ट सिस्टम ना होने की वजह से जो लोग होते हैं एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब समझिए रीज़न नंबर 6, विरासत में मिली संपत्तियाँ। अब देखिए बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनको विरासत में संपत्तियाँ मिलती है, मतलब खानदानी दौलत मिलती है। उसमें से बहुत कम लोग होते हैं कि उस दौलत का सही यूज़ करते हैं, बाकी लोग उस दौलत का गलत तरीके से यूज़ करते हैं और अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। क्योंकि वो जो दौलत उसे मिलती है वो खानदानी दौलत होती है, अपने दम पे नहीं कमाते हैं। और जब अपने दम पे लोग वेल्थ नहीं बनाएंगे, दौलत नहीं बनाएंगे, तो उस दौलत की वो इज्जत कभी नहीं करेंगे। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मिल सकते हैं
जिसको ख़ानदानी दौलत बहुत ज़्यादा मिली लेकिन वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, अपनी ज़िंदगी को उसने बर्बाद कर लिया। अब समझिए रीज़न नंबर 7, नो अपडेशन। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि जब टाइम बदल रहा है तो लोगों को भी बदलना पड़ेगा, और जो असफल लोग होते हैं वो अपने आप को कभी नहीं बदलते हैं, वो हर मौसम में एक जैसा ही रहते हैं। मतलब कहने का क्या है, देखिए मतलब समझाता हूँ मैं आपको। चाहे लॉकडाउन लग जाए, कंपनी की स्थिति खराब हो जाए, कंपनी की स्थिति बेहतर हो जाए, कंपनी में ज़्यादा ग्राहक आए या कंपनी में कम ग्राहक आए, उसका मालिक अगर एक जैसा ही रहेगा, मैनेजर अगर एक जैसा ही रहेगा, टाइम के अकॉर्डिंग बदलेगा नहीं, तो पक्का फेल होगा। तो ऐसे आप समझिए कि कोई इंप्लॉय है, टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है। मैं मानता हूं 10 से 12 घंटा रोज ड्यूटी करना पड़ता है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, तो डेफिनेटली फेल होगा। आप जितने भी फेलियर से मिलोगे, आप देखना कि उसमें अपडेशन की कमी आपको मिलेगी ही मिलेगी। वे मार्केट के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं बदला, चाहे छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो 45 साल के हो गए हैं, आज भी 20-20 हज़ार रुपये महीने में नौकरी कर रहे हैं एक एक कंपनी में, 7-7 साल से, 10-10 साल से। कारण क्या है? उन्होंने टाइम के साथ अपने आप को नहीं बदला। एक मैं आपको जिंदा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरे ऑफिस का। एक बार हमें एक मैनेजर की ज़रूरत थी, तो एक व्यक्ति का मैं इंटरव्यू ले रहा था। लगभग एज उसकी 45 के आसपास थी और 15 साल का उनको अनुभव था। इंटरव्यू लेने के दौरान हमने पाया कि वो अपने आप को कभी अपडेट किए ही नहीं थे, मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता उनको, बस एक रूटीन वर्क में फंस के वो रह गए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर फिर आपको सर किस चीज़ का अनुभव है? मैंने बोला सर सेल्स बताओ, मार्केटिंग बताओ, सर थोड़ा कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बताओ, और थोड़ा सा मार्केट में हमारे कुछ कंपटीशन के बारे में बताओ। उनके पास में एक भी आंसर नहीं था। तो मैंने बोला सर कुछ स्किल आपने अपग्रेड किया अपना? कुछ नहीं। तो मैंने बोला क्या आपको टाइम पर सैलरी मिलती थी? बोला हाँ जी सैलरी टाइम पर मिलती थी। तो फिर आपको नौकरी से मतलब आप फिर नौकरी क्यों तलाश कर रहे हैं? तो बोला कि सर क्या बताऊं, वो कंपनी बंद हो गई जहां पर मैं पहले से काम करता था। अब आप सोच के देखिए कि उस व्यक्ति को कौन देगा नौकरी। तो फिर हमने उनको बड़े प्रेम से कहा कि ठीक है हम आपको आपस में मिला लेंगे, फिर आपको कॉल करके बुला लेंगे। हमने कभी नहीं बुलाया क्योंकि हमें पता है वो हमारी जो क्राइटेरिया है, जो हमारी नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको कभी मीट कर ही नहीं पाएगा वो। अब स्टार्टअप में काम करना आप समझ पा रहे हो, दिन रात एक करने वाले लोग चाहिए होता है स्टार्टअप में काम करने के लिए। तो आप सोचिए कि वो जो सर थे, जो 45 एज जिसकी एज थे, उसको नौकरी कहाँ मिलने वाली है? बहुत कम ही लोग नौकरी दे पाएगा। ये होता है अपडेशन नहीं करने का नतीजा। अगर कोई अपने आप को टाइम के साथ नहीं बदलेगा तो वो पक्का असफल होगा और उसको लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है और टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, मार्केट और कंज्यूमर बिहेवियर तेज़ी से बदल रहा है। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ रीज़न नंबर 8, पूर्वाग्रह और अंधविश्वास। सबसे पहले ये दोनों वर्ड्स को आप समझिए। पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है पास्ट के किसी इंसिडेंट को आधार मानकर प्रेजेंट और फ्यूचर में एक्ट करना। ठीक है, जैसे मेरे दादाजी बिजनेस किए थे, वो सफल हो गए इसलिए मैं बिजनेस कर रहा हूं, या मेरे दादाजी बिजनेस किए थे वो फेल हो गए इसलिए मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं। इसको कहते हैं पूर्वाग्रह। बात समझ में आ रही है? इसे कहते हैं पूर्वाग्रह। मतलब पास्ट में कुछ हैपनिंग हुआ था, उसके आधार पे हम या तो कुछ कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, इसे कहेंगे पूर्वाग्रह। बहुत खतरनाक एटीट्यूड होता है। जो लोग असफल होते हैं उसका माइंडसेट में आप चेक कीजिएगा जाके, पूर्वाग्रह मिलेगा ही मिलेगा आपको। वो तर्क देगा दादाजी ने ऐसा किया था, असफल हुए थे इसलिए मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि तेरे दादाजी ने भी ऐसा किया था, तू भी करेगा, तू भी असफल होगा। इसे कहते हैं पूर्वाग्रह। और उसके बाद अंधविश्वास। अंधविश्वास का मतलब तो ये होता है कि किसी पे भी अंधा विश्वास कर लेना बिना लॉजिक लगाए हुए। बात समझ में आ रही है आपको? तो अंधविश्वास वाला एटीट्यूड अगर किसी का बन जाता है तो समझ जाओ कि उसका करियर, उसका भविष्य सब कुछ खतरे में है, क्योंकि वो बिना लॉजिक लगाए हुए किसी भी बात पर, किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी चीज पर वो बिलीव कर लेता है। अगर उसको कोई विश्वासी आदमी यह कह दे कि तेरा कान कौवा लेके भाग गया है, तो कौवा को पकड़ेगा ना कि अपना कान देखेगा। ये अंधविश्वासी लोगों का हाल होता है। आप जितने भी असफल लोगों से मिलेंगे उसका एटीट्यूड आपको या तो पूर्वाग्रह वाला मिलेगा या अंधविश्वास वाला मिलेगा।
आप कभी मिलिएगा और बातचीत करके ज़रूर देखिएगा। चलिए आइए अब मैं आपको रीज़न नंबर 9 बताता हूँ। इनटॉलरेंस मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका एटीट्यूड अस्वीकार करने का बन गया हो किसी भी दूसरे व्यक्ति को केवल इस आधार पर कि वो उससे डिफरेंट है, जाति आधार पर, वैचारिक आधार पर या कास्ट के आधार पर या फाइनेंशियल आधार पर, और उसको जब वो व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है तो इसका मतलब उस व्यक्ति में इनटॉलरेंस वाला एटीट्यूड बिल्ड हो गया है। ये असफलता का एक मेन रीज़न हो सकता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के अंदर इनटॉलरेंस वाला एटीट्यूड है, वह स्वीकार नहीं कर पा रहा है अदर विचारधारा को, मतलब दूसरे विचारधारा को या दूसरी कम्युनिटी को, दूसरे कास्ट को, किसी भी आधार पर, तो आप समझ जाइए वो व्यक्ति सोसाइटी में तालमेल कभी भी नहीं बैठा पाएगा, उसका फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होगा और प्रोडक्टिविटी गिरेगा। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों से आपकी जब भी कभी मुलाकात होगी तो वो देखेंगे किसी विचारधारा से वो बहुत ज़्यादा नफरत करता है, बहुत ज़्यादा नफरत करता है, किसी धर्म से वो बहुत ज़्यादा नफरत करता हुआ आपको मिलेगा, किसी जात से बहुत ज़्यादा नफरत करता हुआ मिलेगा। तो ऐसे लोग कभी लाइफ में सफल नहीं हो पाते हैं। अगर लाइफ में सफल होना है तो हमें माइंड को बहुत ही बैलेंस करना पड़ेगा और टॉलरेंस वाला एटीट्यूड हमें अपने माइंड सेट में बिल्ड करना पड़ेगा कि हमको सब कुछ स्वीकार्य है। चाहे कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देता हो, सपोर्ट करता हो, भाई कोई दिक्कत नहीं, आओ साथ में मिलकर काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमको तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, तेरे विचारधारा को मैं भले ही पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन तुझसे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का लोग हो, उसके साथ में मिलजुल कर जब आप काम करते हो तो इसका मतलब आपका जो एटीट्यूड है वो टॉलरेंस वाला एटीट्यूड है। लेकिन जब आप फेलियर लोगों को देखोगे तो बहुत सारे लोग इस आधार पे फेल हो जाते हैं कि उनका एटीट्यूड इनटॉलरेंस वाला बन जाता है। वो दूसरे कम्युनिटी को किसी भी आधार पर टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, उनको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, चाहे फाइनेंशियल बेसिस हो या फिर जात के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, विचारधारा के आधार पे हो। ठीक है, आई होप की बात आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब बताता हूँ मैं रीज़न नंबर 10 के बारे में। सबसे खतरनाक रीज़न असफलता के लिए, सबसे खतरनाक रीज़न होता है असफलता का बैड हैबिट्स में फंस जाना। मतलब लोगों के अंदर में स्किल रहने के बावजूद, टैलेंट रहने के बावजूद, गोल रहने के बावजूद अगर वो बैड हैबिट्स में फंस जाए तो उसका लाइफ पक्का कोलैप्स करेगा, करियर पक्का कोलैप्स करेगा। बैड हैबिट्स में क्या शामिल होता है? सबसे पहले समझिए डिसिप्लिन ना होना। अब डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि खुद को किसी प्रिंसिपल से बांध लेना। ठीक है, अब ठीक है, मेरे को समय पे खाना खाना है, समय पर सोना है, समय पर जागना है, समय पर एक्सरसाइज करना है, अपने मेडिटेशन का ख्याल रखना है, अपने स्पिरिचुअल लेवल पर डेवलप करना है, रीडिंग हैबिट्स बिल्ड करनी है। तो जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, फेलियर लोग होते हैं, उनकी हैबिट बहुत ख़राब होती है, वो डिसिप्लिन नहीं होते हैं। कभी भी सोएगा, कभी भी जागेगा, कभी भी खाएगा, एक्सरसाइज कभी करेगा नहीं, स्पिरिचुअल लेवल पे अपना डेवलपमेंट कभी करेगा नहीं, रीडिंग करेगा नहीं, तो क्या होगा? हेल्थ इशू और माइंड इशूज़ के साथ में हमेशा बनी रहेगी। दूसरी आदत होती है प्रोक्रेस्टिनेशन का। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब टाल मटोल की आदत का बिल्ड हो जाना। मतलब कुछ व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे, कुछ क्या बहुत सारे व्यक्ति ऐसे मिलेंगे आपको जो फेल हुए हैं, तो आप उनके अंदर में चेक करोगे टाल मटोल की आदत उनकी बहुत बड़े पैमाने पर होती है। वो हर चीज़ को टालते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, 1 महीना बाद करेंगे, मंडे को करेंगे, 1 तारीख से करेंगे। उनको कुछ भी नया स्टार्ट करना होगा तो वो सोचते रह जाएंगे लेकिन स्टार्ट नहीं करेंगे। मान ले छोटे लेवल पे मैं आपको बताऊं कि कोई कोर्स स्टार्ट करना हो, मान लेते हैं माइंड सेट को डेवलप करने के लिए या स्किल सेट को डेवलप करने के लिए, तो 2 चीज़ मैंने देखा लोगों का जो बातचीत से मैंने समझा। एक तो मंडे, दूसरा 1 तारीख। मंडे 1 तारीख, दिवाली के बाद, होली के बाद, ईद के बाद एडमिशन लेगा वो, फिर कोर्स स्टार्ट करेगा। ठीक है, और कभी समय उसका नहीं आता, कभी दिवाली के बाद उसका समय नहीं आता, कभी ईद के बाद उसका समय नहीं आता, कभी वनडे नहीं आता और कभी 1 तारीख नहीं आता है, और वो कभी लर्निंग नहीं कर पाता है, और फिर लर्निंग नहीं करेगा तो प्रोडक्टिविटी धड़ाम से नीचे गिरती है। ऐसे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो वो सोचते रह जाएगा, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। एक दिन उसके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल के किसी और के पास चली जाती है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो फेलियर लोगों का तो दोस्त होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब फेलियर मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन, फेलियर मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब एक टाल मटोल की जो आदत होती है। फेलियर का मतलब ही यही होता है, टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। जितने भी लोग फेलियर आपको मिलेंगे, टाल मटोल की उसकी जो आदत होती है वो बनी रहती है। उसका तीसरा आजकल जो देखा जा रहा है बैड हैबिट्स में, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ।
सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, अननेसेसरली मोबाइल ले लेगा, ऐसे करेगा, देखो ये चल रहा है, स्क्रॉलिंग हो रहा है, उधर शॉर्ट्स आ रहे हैं, रील्स आ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, उसका दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड में हमारा क्या असर पड़ेगा, कुछ लेना देना नहीं, बस दिमाग में डाले जा रहे हैं, खाली बैठा हुआ है। अगर मान ले, मैंने देखा बहुत सारे सेल्स पर्सन होते हैं, वो कॉल कस्टमर को नहीं करेगा, मोबाइल खोल लेगा, अब उसका स्टेटस देखना स्टार्ट कर देगा। अरे क्या करेगा, जिंदगी बर्बाद हो रही है, तेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, कोई बचाने नहीं आएगा तुझे। तो सोशल मीडिया का जब मिस यूज़ बहुत ज़्यादा लोग करता है तो उसका टाइम खराब होता है, आँख खराब होता है, दिमाग खराब होता है, हेल्थ खराब होती है, नींद खराब होती है, तो पक्का करियर तो खराब होगा ही होगा। और एक जो पॉइंट बैड हैबिट्स में वो है सेक्स पावर का, सेक्सुअल पावर का मिसयूज़ करना। बहुत सारे लोग जो है सेक्सुअल पावर का सही से यूज़ करना नहीं जानते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में नेपोलियन हिल सर बताते हैं कि सेक्सुअल पावर का अगर कोई सही तरीके से यूज़ कर ले तो वो जीनियस बन सकता है। आगे वाली वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, मतलब जो सेक्सुअल पावर को कोई यूज़ करके इंटेलिजेंट कैसे बन सकता है और उन चीज़ों को कैसे अचीव कर सकता है जो चीज़ वो अचीव करना चाहता है। आई होप कि ये 10 के 10 रीजन्स आपको समझ में आए होंगे। सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा काम ये कीजिए कि अपना गोल आप कमेंट करके हमें बताइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके सारे दोस्तों को यह बात समझ में आ जाए कि फेलियर के कौन कौन से रीजंस होते हैं और टाइम रहते हुए वे इन रीजंस को समझकर ऐसे एक्ट ना करें। अब आपको सफल होना है तो आप इन रीजंस को समझिए और सही तरीके से आप अपने लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। लाइफ में अगर गोल नहीं है तो गोल बना लीजिए, मेंटोर नहीं है तो मेंटोर बना लीजिए। उसके बाद अपना टाल मटोल की आदत को छोड़ दीजिए, अच्छी हैबिट डेवलप कर लीजिए, पूर्वाग्रह और अंधविश्वास वाले एटीट्यूड को ख़त्म कीजिए। अगर घर से बाबूजी मतलब खानदानी दौलत कुछ मिली है तो उसकी इज्जत कीजिए। अगर आप इमोशनल है तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को आप काबू पर रखिए। और अगर आप मतलब छोटे गरीब फैमिली से हो या लोअर मिडिल क्लास से हो तो थोड़ी थोड़ी पूंजी लगा के बिजनेस को आप स्टार्ट कीजिए। एक साथ ज़्यादा पूंजी मत लगाइएगा वरना गिरने के बाद आपको उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। ठीक है, कमेंट करके आप अपना गोल जरूर बताइए हमें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पार्ट 3 में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।